नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश कुमार। बिहार में विधानसभा चुनाव की बिसात बीत चुकी है। सभी पार्टियां जनता को रिझाने के लिए ताबड़तोड़ रैलियां कर रही हैं। कई दिग्गज नेताओं के साथ कई युवा चेहरे भी इस चुनाव में जनता के बीच में हैं। वहीं एलजेपी के युवा नेता चिराग पासवान भी चुनावी बिगुल फूंक चुके हैं। एलजेपी को जीत दिलाने के लिए चिराग पासवान ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। तो बिहार की राजनीति में जाना माना नाम है वो, यानी उनको कोई नई पहचान नहीं है, वो एक जाना माना नाम है बिहार की सियासत में, बिहार की राजनीति में। और रामविलास पासवान का निधन हाल ही में हुआ है, जो उनके पिता है, और पिता के स्वर्गवास के बाद भी ना तो चिराग टूटे और ना ही झुके हैं। इस दुख की घड़ी में भी चिराग लगातार अपनी पार्टी के लिए काम करते रहे। आज चिराग से जुड़े हर पहलू के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे हमारी इस खास पेशकश बिहार का चिराग में। बिहार में विधानसभा चुनाव है और कई पुराने और नए चेहरे जनता के सामने खड़े हैं। जनता को रिझाने के लिए हर कोई बड़े बड़े दावे कर रहा है, नई नई योजनाओं को लागू कराने की बात कर रहा है ताकि इस बार बिहार में उनकी सरकार बन सके। बड़े चेहरों की बात करें तो बिहार में जेडीयू की तरफ से बिहार के मुख्यमंत्री और राजनीति के पुराने चावल नीतीश कुमार मैदान में हैं, तो वहीं आरजेडी की तरफ से युवा नेता तेजस्वी यादव मैदान में हैं। इन सबसे अलग एक ऐसा चेहरा बिहार की राजनीति में देखने को मिल रहा है। जी हां, सही पहना आपने। एलजेपी की तरफ मैदान में है युवा नेता चिराग पासवान। चिराग पासवान का क्रेज बिहार की जनता में देखने को मिल रहा है। जी हां, सही पहचाना आपने। एलजेपी की कमान संभाल रहे चुनावी मैदान में चिराग पासवान भी इस बार काफी अहम है। चिराग पासवान का क्रेज बिहार की जनता में देखने को मिल रहा है। चिराग की रैलियों में जबरदस्त जनसैलाब देखने को मिल रहा है। चिराग ने बिहार में लगातार रैलियां और प्रेस कॉन्फ्रेंस की हैं, जहां लोगों की भीड़ देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस चुनाव में चिराग कितने पसंद किए जा रहे हैं। पिता के निधन के बाद भी चिराग ना तो रुके और ना ही टूटे। बावजूद इसके चिराग जनता के बीच पहुंचे, बिहार की जनता की परेशानियों को जाना और उन्हें आश्वासन दिया कि आने वाले वक्त में अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो जनता की हर परेशानी को दूर किया जाएगा। यही वजह है कि इस बार चिराग पासवान ने अपने चुनावी एजेंडे को नाम दिया बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। हाल ही में चिराग ने नीतीश सरकार की कमियां गिनाते हुए नीतीश पर निशाना साधा। इतना ही नहीं, चिराग ने कहा कि मैं जानना चाहता हूं कि नीतीश सरकार ने पिछले 15 साल में के लिए क्या किया, इन 15 साल में बिहार का कितना विकास हुआ। के मामले मुख्यमंत्री 15 साल से निरंतर एक सुशासन बाबू का, एक जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन का चोला पहनकर घूमते रहे 15 साल से। आज 15 साल में उन्होंने बिहार को कितना लूटा, एक एक करके अब उसकी कलाई खुलने लगी है। जिस तरीके से सात निश्चय के ऊपर आयकर विभाग के द्वारा यहाँ पर छापे मारे गए, जिस तरीके से बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में नकदी यहाँ से बरामद हुई, इन तमाम चीज़ों पर मुख्यमंत्री के पास जवाब नहीं है देने के लिए। मुख्यमंत्री एकदम चुप्पी साध चुके हैं इन चीज़ों पर। मुंगेर में इतनी बड़ी घटना होती है, वहाँ पर दुर्गा भक्तों के ऊपर गोली चलाई जाती है। भाई मुख्यमंत्री एक बार आके जवाब तो दें कि किसने निर्देश दिए, किसके आदेश पे गोली चली। आप हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ साथ प्रदेश के आप गृह मंत्री भी हैं। क्या आपके निर्देश के बिना एसपी साहिबा वहाँ पर गोली चलाने के आदेश दे देंगी? आपके द्वारा ये आदेश दिए गए, आपके कार्यालय के द्वारा आदेश दिए गए, किसके आदेश पे वहाँ पर गोली चलाई गई दुर्गा भक्तों के ऊपर? इस बात का जवाब देना मुख्यमंत्री। पर जब ऐसी कोई बातचीत होती है, ऐसी कोई जानकारी सामने आती है, तो मुख्यमंत्री पूरी तरीके से मौन साध लेते हैं, चुप्पी साध लेते हैं। एक शब्द नहीं बोलते भ्रष्टाचार को लेकर, एक शब्द नहीं बोलते जो इस तरीके से मुंगेर पे गोली चली दुर्गा भक्तों के ऊपर, कोई शब्द नहीं। भ्रष्टाचार के ऊपर, सात निश्चय पर लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट एकमात्र ऐसी पार्टी है जो निरंतर हम लोग सात निश्चय में हुए भ्रष्टाचार की हम लोग बात कर रहे हैं कि किस तरीके से सात निश्चय में भ्रष्टाचार हुआ, नली गली की बात हो, जिस तरीके से नल जल योजना की बात हो, हम लोग शुरू से इस विषय को हम लोग उठाते रहे हैं। और इस विषय को आज से नहीं, चुनाव है सर पर, इसलिए नहीं
मैंने साल सवा साल पहले जो बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट यात्रा मैंने शुरू की थी, उस दौरान जब लोगों ने मुझे दिखाया कि भैया देखिए अच्छी खासी सड़क यहाँ पर फिर भी ठीक से थी। इसी के साथ चिराग ने जितन राम पर निशाना साधते हुए अपने पिता के नेता पर गंदी राजनीति बंद के लिए भी कहा। चिराग ने कहा कि जब रामविलास पासवान अस्पताल में थे तो उन्हें उनकी कोई चिंता नहीं हुई। उन्होंने एक बार के बाद दोबारा फोन कर उनकी हालत की जानकारी तक नहीं ली और आज वो उल्टे सीधे आरोप लगाकर अपनी राजनीति चमका रहे हैं। शर्म आनी चाहिए एक पुत्र को अपने पिता के बारे में इस तरीके की बातें जो लोग कह रहे हैं। बहरहाल माझी जी से मैं आग्रह करूंगा कि माझी जी स्पष्ट करें कि क्या मेरी उनसे फोन पे बात नहीं हुई थी। माझी जी जब पापा अस्पताल में थे, माझी जी का फोन आया था, सारी जानकारी मैंने उनको दी थी। और बताएं माझी जी कि क्या मैंने स्पष्ट तौर से नहीं कहा था कि पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, बल्कि मैं उस दिन भावुक भी बहुत था फ़ोन पर। और उनसे बात करते करते मेरा गला भी भर आया था जब मैं उनसे बात कर रहा था। पूछिएगा माझी जी से अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ। और माझी जी को स्पष्ट तौर पर मैंने कहा था कि उनकी तबीयत खराब है, स्थिति ज़्यादा खराब है, स्थिति नाजुक है। और उसके बाद क्या किया माझी जी ने? आज जो उनके प्रवक्ताओं और उनके नेताओं को या माझी जी को जो इतनी चिंता हो रही है, क्या उसके बाद दोबारा कभी माझी जी ने फ़ोन कर उनके हालचाल जानने की कोशिश की? क्या माझी जी दिल्ली आए उनसे कभी मिलने के लिए? क्योंकि ये उस वक्त की बात है। उसके बाद भी पापा कम से कम हफ्ता 10 दिन मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, बट उसके बाद भी पापा हफ्ता 10 दिन कम से कम अस्पताल में थे, जीवित थे। उस दौरान क्या किया माझी जी ने? और आज इस तरीके से बात करें, चिंता उस वक्त क्यों नहीं है? मेरी समझ में नहीं आता कि जो व्यक्ति आज दुनिया में नहीं है उसके ऊपर सब राजनीति करने को तैयार है। जब तक वो जीवित थे क्यों नहीं कोई आया उस वक्त? क्यों नहीं माझी जी आए उस वक्त मिलने? चिराग ने यह भी कहा कि जिस दिन चुनाव के परिणाम आएंगे उस दिन ये बीजेपी पर आरोप लगाकर महागठबंधन के साथ हो जाएंगे। इस बात को और पुख्ता करने के लिए पिछले विधानसभा चुनाव के बारे में भी चिराग ने याद दिलाया कि पिछली बार भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस एजेंडे पर काम कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा के इशारे पर आयकर विभाग के छापे हो रहे हैं। तो जिस तरीके से इन लोगों ने भूमिका माननी शुरू कर दी है, परिणामों के बाद मुख्यमंत्री आएंगे, प्रेस वार्ता करेंगे, बोलेंगे कि भैया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने हम लोग के साथ गलत किया, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने हम लोग को धोखा दिया, हम लोग को अपना साथ नहीं दिया, हम लोग को अपना समर्थन नहीं दिया, इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी का साथ नहीं देंगे और हम महागठबंधन के साथ जा रहे हैं। इसके पीछे इनकी 2013-14 की वही कामना है कि मैं कैसे प्रधानमंत्री का दावेदार बनूं। महागठबंधन के साथ जाएंगे। 2024 में पुनः ये विपक्ष के सामने से ये आना चाहेंगे, विपक्ष की तरफ से ये आना चाहेंगे कि मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने फिर से ये किसी तरीके से प्रधानमंत्री का चेहरा बने। ये बात बिहार की जनता अब अच्छी तरीके से समझ रही है। बिहार की जनता, कहीं किसी को कोई संदेह नहीं है भैया, आप जमीन पर जाए, भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता जहां पर लोजपा का प्रत्याशी है उसको जिताने का प्रयास कर रहा है, लोजपा का हर एक प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी को जिताने का प्रयास कर रहा है। ये बात पूरी तरीके से स्पष्ट है कि मौजूदा मुख्यमंत्री अगर गलती से भी अगर कुछ सीटें जीत जाते हैं तो पहली इनकी चॉइस होगी कि महागठबंधन की सरकार बनवाए, जिस तरीके से 2015 में इन्होंने सरकार बनाई थी। और उसके लिए उनको कितना भी बड़ा समझौता करना पड़े, क्योंकि अब इनका अगला लक्ष्य बन गया भैया 2024 प्रधानमंत्री बनने के फिर से ये सपने देखने मौजूदा मुख्यमंत्री ने शुरू कर दिए। क्योंकि बिहार में अब इनको पता है कि अब इनका कोई वर्चस्व रहा नहीं, बिहार में इनका समर्थन रहा नहीं। जिस तरीके से बिहार की जनता इनको लेकर आक्रोशित है और अब ये कलाई खुलती जाएगी। अभी तो जांच की सिर्फ शुरुआत हुई और मैं धन्यवाद दूंगा केंद्र सरकार और विशेषतः आयकर विभाग का कि जो बात लोक जनशक्ति पार्टी एक लंबे समय से उठाती रही है, कम से कम उसके ऊपर कार्रवाई शुरू हुई। और अभी तो दिस इज जस्ट टिप ऑफ एन आइसबर्ग। अभी तो देखिएगा नीचे 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 जब परत दर परत जब खुलती जाएगी और इस जांच की आज मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तक जाएगी, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। मुझे संभव ही नहीं है कि बिहार के इतिहास में इतना बड़ा घोटाला हो, इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो और आपको जानकारी नहीं हो। मुख्यमंत्री जी, बिहार की हर एक जनता, गांव में बैठे हुए किसी आप आदमी से पूछेंगे तो बताएंगे कि नली गली में कैसे 40% कमीशन मांगा जा रहा है। नीतीश कुमार की विफलताओं को बताते हुए चिराग ने मुंगेर में हुए दुर्गा विसर्जन पर निर्दोष लोगों पर चली गोलियों का जिक्र किया। चिराग ने कहा कि अगर आपके प्रशासन से भीड़ काबू नहीं हुई तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आप उन पर गोलियां चलवा दें। टॉलरेंस है हमारा करप्शन को लेकर, बोलते हैं जीरो टॉलरेंस है हमारा क्राइम को लेकर, अपराध को लेकर। भैया अगर इससे बड़ा अपराध और क्या होगा कि आपके खुद वर्दीधारी लोग अपराधी बनकर निर्दोषों के ऊपर गोली चला रहे हैं, दुर्गा भक्तों को गोली मार रहे हैं। महिषासुर सरकार का आप एकदम स्वरूप बन चुके हैं भैया। इस तरीके से आप निर्दोषों पर, किसको नहीं पता कि मुंगेर में इस तरीके से दुर्गा विसर्जन होता है?
किसको नहीं पता ये? आज ये कोई आपके लिए ब्रेकिंग न्यूज थी या इसके लिए आपको इंटेलिजेंस की? और चलिए, अगर आपको इंटेलिजेंस की रिपोर्ट की जरूरत भी पड़ती है तो आप तो गृह मंत्री क्यों नहीं थी आपके पास इंटेलिजेंस की रिपोर्ट? भैया, किसको नहीं पता कि इतने बड़े पैमाने पर वहां पर दुर्गा विसर्जन होता है, इतनी बड़ी भीड़ आती है, इतनी बड़ी संख्या में लोग वहां पर आते हैं, और उसके बाद आपसे जब वो भीड़ नियंत्रित नहीं होती तो एकमात्र आपके पास विकल्प बचता है कि आप उनके ऊपर गोली चलाएं, निर्दोषों के ऊपर। कौन जिम्मेदारी लेगा इसकी? और किसके आदेश से ये गोली चली? स्पष्ट करे ना मुख्यमंत्री। एसपी साहिबा खुद एक रसूखदार परिवार से आती हैं, क्या उनको किसी के आदेश की जरूरत नहीं? उनके पिताजी खुद सक्षम है आदेश देने के लिए, क्या इसलिए गोली चला दी गई? या मुख्यमंत्री ने खुद यहां से बैठकर आदेश दिए? स्पष्ट करना चाहिए ना इस बात को, जानकारी लोगों के बीच आनी चाहिए कि भैया किसके आदेश से गोली चली। तो मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने पिछले 15 साल से बिहार को बर्बाद किया है, आज ये सब लोग सामने आते हैं, पक्ष हो विपक्ष हो, सब लोग आके आज चुनाव से ऐन पहले ये लोग लॉलीपॉप थमा रहे हैं। कोई बोलता है भैया ये लोग 10 लाख रुपए का लॉलीपॉप, कोई बोलता है ये लोग 19 लाख रुपए का लॉलीपॉप। भैया, जब इतनी नौकरियां आपके पास थी तो अभी तक क्या आप चुनाव का इंतजार कर रहे थे कि चुनाव आएंगे तब हम लोग नौकरियां देंगे? क्यों नहीं अभी तक आप लोगों ने 10 लाख और 19 लाख आप लोगों ने नौकरियां दे दी? और संजोग से पिछले 5 साल बिहार के इतिहास के ऐसे अनोखे 5 साल रहे जहां पर सत्ता पक्ष विपक्ष भी था, जहां पर विपक्ष सत्ता पक्ष भी था। दोनों भूमिका में सारी पार्टियां रह गई 5 सालों में। राजद भी सत्ता में रह गई, कांग्रेस भी सत्ता में रह गई, भाजपा भी सत्ता में रह गई, जनता दल यूनाइटेड भी सत्ता में रह गई, जितनी बिहार की पार्टियां भैया, बाकी हम लोग मांझी जी वगैरह सब सत्ता विपक्ष सब भूमिका में हम लोग पिछले 5 साल में रह गए। तो इतनी भूमिका में अगर जब सब लोग रह गए तो आज जो आप वादे कर रहे हैं कि हम देंगे भैया 10 लाख नौकरियां, तो क्यों नहीं दे दिए थे जब आप डिप्टी सीएम थे? इसी के साथ चिराग ने प्रशासन पर भेदभाव करने का भी आरोप लगाया और कहा कि जब हम लोग कहीं रैली या बैठक करने के लिए परमिशन मांगते हैं तो प्रशासन हर बारी से टालने की कोशिश करता है। इलेक्शन कमीशन इस बात का संज्ञान ले। सब जानते हैं, सबके नाम उनको पता है। अभी 10 नवंबर को भी समय कितना रहेगा? 10 नवंबर को सारी बातें समझ हो जाएंगी। और जिस तरीके से, एक बात और मैं बोलूं, जिस तरीके से प्रशासन भी हम लोग के साथ भेदभाव कर रहा है, ये बात भी मैं बताऊं, कल नालंदा में, आज सारी जगह अखबारों में भी छपा है कि कल नालंदा में जिस तरीके से लास्ट मिनट, भाई मुख्यमंत्री का गृह जिला है, कैसे मुख्यमंत्री अपना गृह जिला को हाथते हुए देख सकते हैं? तो जिस तरीके से प्रशासन मुख्यमंत्री के इशारे पर यहाँ पर काम कर रहा है, हम लोग को जानकारी है, ईवीएम मशीन की भी हम लोग को जानकारी है। हम लोग जिस तरीके से प्रशासन ईवीएम में भी गड़बड़ी के जिस तरीके से संदेश हम लोग के पास आ रहे हैं, जिस तरीके से हम लोग को मीटिंग करने से, परमिशन मिलने से, वहां पर सभाएं करवाने से, जिस तरीके से प्रशासन मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के आदेश पर गड़बड़ी करने का प्रयास कर रहा है, मैं चाहूंगा कि इलेक्शन कमीशन भी इन तमाम बातों को गंभीरता से ले। और एक बात बस आप लोग जरूर स्पष्ट कर मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी दोनों के नेताओं से एक बात जरूर स्पष्ट कर लीजिएगा कि अगली सरकार बनने के बाद मैनिफेस्टो किसका लागू होगा, क्योंकि 19 लाख का वादा भाजपा ने भी किया जो कि 7 निश्चय में इन्वॉल्व नहीं है। तो भाजपा का मैनिफेस्टो लागू होने वाला है कि 7 निश्चय पार्ट 2 मुख्यमंत्री जी का मैनिफेस्टो लागू होने वाला है? कौन सा मैनिफेस्टो लागू होगा ये मैं बिहारी होने के नाते समझ नहीं पाया हूं। तो मुख्यमंत्री जी से और सुशील मोदी जी से, भाजपा के किसी भी नेता से ये बात भी जरूर स्पष्ट कर लीजिएगा कि मैनिफेस्टो किसका लागू होगा। धन्यवाद। साथ ही चिराग ने एक पत्र भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा कि बिहार में चुनाव विकास के मुद्दे पर होना चाहिए, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर नहीं। भ्रष्टाचार की जितनी भी योजनाएं बनाई गई हैं वो उन्हें सबके सामने लाकर ही दम लेंगे। ये पत्र भी साझा किया जाएगा। मौजूदा मुख्यमंत्री को आज मैंने पत्र लिखा है जिसमें मैंने आग्रह किया है कि भैया चुनाव सिर्फ और सिर्फ विकास के एजेंडे पर लड़ा जाना चाहिए और मुख्यमंत्री लाख प्रयास कर ले, मैं नैरेटिव बदलने नहीं दूंगा, लाख कोशिश कर लें ध्यान भटकाने का कि दुर्गा भक्तों के ऊपर गोली क्यों चली, या बिहार में 7 निश्चय सबसे बड़ी भ्रष्टाचार की योजना कैसे बनी, या यहाँ पर किस तरीके से बेरोजगारी को मुख्यमंत्री ने बढ़ावा दिया, या जो इनकी युवा विरोधी सोच है कि ना युवाओं को पढ़ने देंगे ना प्रदेश में रोजगार देंगे। मैं नैरेटिव नहीं बदलने दूंगा। आप मुझ पर लाख हमले कर लीजिए, पर मेरा हर मन से संबोधन सिर्फ और सिर्फ बिहार की बदहाली को लेकर होगा जो मुख्यमंत्री जी की वजह से हुई है। और इसीलिए आज मैंने उनको ये पत्र भी लिखा, आप सबके साथ में साझा भी करूंगा। 2 पन्ने का ये पत्र जिसमें मैंने उनको तमाम जो बातें आप लोगों के साथ साझा की है, ना सिर्फ मैंने वो बातें मुख्यमंत्री जी को बताई है, बल्कि उनसे मैंने पूछा भी है कि पिछले 5 साल के मुख्यमंत्री सिर्फ एक उपलब्धि बता दें। बहुत ज्यादा हम लोग को
ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है, एक उपलब्धि बता दें कि भैया ये हम एक बड़ा काम किए हैं, इससे बिहार की इतनी करोड़ जनता को लाभ मिल गया। एक उपलब्धि बता दें जो मुख्यमंत्री के पास नहीं है। आगे उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ये तो बताएं कि चुनाव के बाद जनता के लिए उनका रूट मैप क्या है, क्या वो जनता का विकास करेंगे, और जिन 19 लाख नौकरियों का वादा नीतीश सरकार कर रही है वो आखिर अब तक बिहार की जनता से क्यों छिपा कर रखी गई। क्या नीतीश कुमार चुनाव का इंतजार कर रहे थे? नौकरियां दी गई, मुख्यमंत्री जी बताएं, उनके सहयोगी भाजपा के लोग बोलते हैं कि हम लोग 19 लाख नौकरियां दे देंगे। बताएं ना बिहार भाजपा के लोग कि 19 लाख नौकरियां अभी तक क्यों नहीं आपने दे दी थी। और बताएं मुख्यमंत्री कि आपके पास क्या रोड मैप है। 7 निश्चय पार्ट 2 भ्रष्टाचार का तो आपने पूरा प्लान तैयार कर लिया कि भैया अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं 2024 प्रधानमंत्री बनने के लिए कहां से आप पैसा इकट्ठा करेंगे, उसके लिए तो आप 7 निश्चय पार्ट लेकर आ गए। पर बिहार को भी तो आप बताइए कि आपका रोड मैप क्या है, किस तरीके से आप नौकरी देंगे। भैया बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट स्पष्ट तौर से कहता है कि जितने रिक्त पद पड़े हुए लगभग 4-4.5 लाख के करीब ऐसे पद हैं, भले वो डॉक्टर्स के हों, जूनियर इंजीनियर्स के हों, लैब टेक्नीशियंस के हों, शिक्षकों के हों, जितने ऐसे पद हैं उनको भरा जाएगा। 4.5 लाख के करीब है वो। उसके बाद बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट बोलता है कि हम लोग सिंगल विंडो क्लियरेंस की हम लोग व्यवस्था करेंगे, इन्वेस्टर्स समिट होना चाहिए, बिहार में निवेशकों को बुलाना चाहिए, वो आए, उनको सिंगल विंडो क्लियरेंस दें ताकि वो आसानी से आके बिहार में निवेश कर सकें। लैंड रिफॉर्म को भी इसके लिए बदलने की जरूरत है क्योंकि बिहार में जमीन ही नहीं है आपके पास देने के लिए। पर मुख्यमंत्री भी तो बताएं कि भैया आपका रोड मैप क्या है इन सारी चीजों को लेकर। आप मुझे बताइए, बाढ़ को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, बाढ़ बिहार में हर साल आती है, ये शाश्वत सत्य है, इसको कोई नहीं झुठला सकता। मुख्यमंत्री पिछले 15 साल से प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इन 15 सालों में आप मुझे बताएं कि मुख्यमंत्री जी एक कोई कदम जो आपने उठाया हो कि अगले साल बिहार में जब बाढ़ आए तो उससे लोग परेशान नहीं हो, एक कदम बता दें मुख्यमंत्री पिछले 15 साल में इन्होंने उठाया बाढ़ को रोकने के लिए। मैं कोई ज्योतिषाचार्य नहीं हूं, पर मैं आज प्रेडिक्ट करता हूं आप लोगों के सामने बैठकर कि अगले साल जून जुलाई अगस्त बरसात के महीने में फिर से बाढ़ का पानी बिहार में आएगा। तो आज मुख्यमंत्री जब चुनाव में है तो बताए ना भैया उस बाढ़ प्रभावित इलाकों को कि अगले साल जब बाढ़ आएगी तो उस वक्त क्या रोड मैप है। बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट तो हम लोग तो बोलते हैं कि भैया नदियों को जोड़ने की योजना को लागू किया जाना चाहिए, बिहार में कैनाल्स बना के पानी को डाइवर्ट किया जाना चाहिए। ऐसे इलाकों में बिहार का आधा हिस्सा बाढ़ से प्रभावित रहता है, तो हकीकत ये भी कि आधा हिस्सा सुखाड़ से प्रभावित रहता है। क्यों नहीं कैनाल्स बना के हम लोग डाइवर्ट कर सकते हैं पानी को, जहां पे बाढ़ में ज्यादा पानी रहता है उनको सूखे इलाकों में लेकर जाए। क्यों नहीं इन सारी चीजों पर काम किया जा सकता। कम से कम हम लोग एक विजन लेकर तो सामने आ रहे हैं, हम लोग सोच तो बता रहे हैं कि भैया बाढ़ की समस्या तो उसका समाधान क्या है, बेरोजगारी की समस्या है तो उसका समाधान क्या है। पर मुख्यमंत्री भी तो मुझे बताएं कि भैया आपकी सोच क्या है, आप किस सोच के साथ आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री पिछले 5 साल का मुख्यमंत्री अपना 5 साल में उनकी क्या उपलब्धि रही, आज जब वो जनता के बीच जा रहे हैं, अगला आप रोड मैप नहीं बता रहे, कोई बात नहीं, आप मत बताइए कि आपने अगले 5 साल में आप क्या करने वाले नहीं करने वाले, पर पिछले 5 साल में मुख्यमंत्री ने क्या किया ये बात तो बताएंगे ना जनता को। चिराग ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार को इसलिए ही पलटू राम कहा जाता है क्योंकि वो पूरी योजना जिसके खिलाफ रहते हैं 5 साल बाद वो उसी के साथ गठबंधन करने को तैयार हो जाते हैं। जमीनी कार्यकर्ता किसी से भी आप पूछ लीजिए, भाई जनता दल यूनाइटेड मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश पर हर एक जनता दल यूनाइटेड का कार्यकर्ता संकल्पित है, लगा हुआ है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को हराया जाए। जो ऑडियो माननीय सांसद का जो वायरल हो रहा है उसमें तो स्पष्ट तौर से कहा गया कि भैया अगर लालटेन को भी फायदा होता है तो फायदा होने दो, पर हम लोग का लक्ष्य है कि जो दूसरा जो व्यक्ति है निर्दलीय जो लड़ रहा है उसको हम लोग को जिताना है। तो ये अविश्वास का जो माहौल पैदा हुआ है, और ये अविश्वास बिना आग के धुआं नहीं निकलता है, ये अविश्वास बिना मतलब के नहीं कहीं पे पैदा हुआ है, ये मौजूदा मुख्यमंत्री की सोच का ही नतीजा है। मौजूदा मुख्यमंत्री माने जाते हैं, अगर इनको पलटने का पलटीराम जैसे जो भी नाम लोग देते हैं, क्यों देते हैं, वो इसीलिए देते हैं ना भैया कि आप बार बार आप जिसका विरोध करते हैं उसी के साथ जाकर आप सरकार बना लेते हैं। 2005 से 2015 तक घोर विरोधी आप रहे लालू जी के, उन्हीं का विकल्प बनकर आप आए थे सरकार में, जंगल राज का की बात कर करके जिस बिहार की जनता ने आपको समर्थन दिया, आपको मुख्यमंत्री बनाया, आज 2015 में उन्हीं लालू जी के समर्थन के साथ आपने सरकार बना ली। 10 साल तक आपने उनका विरोध किया और फिर उन्हीं के साथ मिलकर आपने सरकार बना ली। 2013 से निरंतर 2017 तक मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का नीतीश कुमार जी विरोध करते रहे और 2017 में फिर उन्हीं के साथ मिलकर सरकार बना ली।
तो भैया अब आज आप किसका विरोध कर रहे हैं? आज आप पुनः महागठबंधन का विरोध कर रहे हैं। तो कैसे कोई माने कि 10 तारीख को परिणामों के बाद आप पुनः मिलकर सरकार नहीं बना लेंगे महागठबंधन के साथ? मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए, कुर्सी सत्ता का मोह मौजूदा मुख्यमंत्री को इस कदर, इस हद तक है कि वो कुर्सी के बिना, सत्ता के बिना मुख्यमंत्री रह नहीं सकते। उसके लिए उनकी नीति मायने नहीं रखती, उसके लिए उनके सिद्धांत मायने नहीं रखते, उसके लिए वो किसी हद तक, किसी स्तर तक वो जा सकते हैं समझौता करने के लिए। जब वो लालू जी के साथ समझौता कर सकते हैं, गलबैया कर सकते हैं, 2015 में उनके साथ तस्वीरें खिंचा सकते हैं, गले लगा लगा के उनके साथ मिलकर सरकार बनाना तो दूर, सरकार चलाई भी उन्होंने 3 साल। उन्हीं के परिवार के लोगों को डिप्टी सीएम के तौर पर मिलकर उन्होंने सरकार चलाई। और आज जिस प्रधानमंत्री जी के साथ मन साझा करते मुख्यमंत्री नहीं थक रहे हैं, प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद लेते हुए नहीं थक रहे हैं, जिस प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से मौजूदा मुख्यमंत्री आज की भी तारीख में मुख्यमंत्री बने हुए हैं। भैया किसके आशीर्वाद से बने हुए हैं? महागठबंधन जब छोड़कर आए थे तो हमारे प्रधानमंत्री ने इनको आशीर्वाद दिया ना कि चलो तुम दोबारा से आप मुख्यमंत्री बन जाइए, तो उन्हीं के आशीर्वाद से आज ये मुख्यमंत्री बने हुए हैं। साथ ही चिराग ने बिहार की बिगड़ती शिक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाए और नीतीश कुमार को घेरा। उन्होंने कहा, बिहार में प्राथमिक स्कूलों से लेकर कॉलेज तक की हालत बिगड़ी हुई है, जिसकी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार भी ध्यान नहीं दिया। युवा विरोधी जो इनकी एक सोच बन गई है, धारणा बन गई है भैया, कि युवा तो मतलब एकदम गवार, अनपढ़, मूर्ख है बिहार का मुख्यमंत्री जी के अनुसार। अभी कल परसों भी जो ये किसी को इंटरव्यू दिए एक चैनल को, उसमें भी स्पष्ट तौर पर, अरे ये लोग तो बच्चा है, ये लोग तो कुछ जानता ही नहीं है, अनुभवहीन है। हाँ भैया है हम अनुभवहीन। आप कुर्सी खाली करेंगे तो हम लोग अनुभव लेंगे ना। कुर्सी पर तो जम के बैठे हुए आप 15 साल से, खाली करने को अब आज की भी तारीख में आप तैयार नहीं है कुर्सी को। सत्ता का मोह आपको इतना ज्यादा है और फिर हम लोग को बोलते रहते हैं कि ये लोग तो अनुभवहीन है, कुछ जानता ही नहीं है, पढ़ता ही नहीं है। भाई बिहार के युवा को आपने पढ़ने का मौका दिया? पढ़ता नहीं है, पढ़ता नहीं है आप बोलते हैं। 3 साल की डिग्री आप 5-5 साल में आप बिहारियों को आप देते हैं, 6-6 साल में आप डिग्री देते हैं। कॉलेजेस की हालत देख लीजिए, यहाँ पर कॉलेजेस भूल जाइए, प्राथमिक स्कूलों की, आप प्राइमरी स्कूल्स की, आप एजुकेशन की आप हालत देख लीजिए। शिक्षकों की हालत देख लीजिए, जिसको हम लोग गुरु का, भगवान का हम लोग दर्जा देते हैं, उनके ऊपर मुख्यमंत्री हमारे लाठी चलवाते हैं। तो जवाब देना मुख्यमंत्री जी कि हम इतना विकास किए, हम इतना विकास किए, कहाँ किया विकास? और आज अगर आपने विकास किया होता तो आज आपको ये निजी हमले करने की जरूरत नहीं पड़ती। जिस तरीके से चिराग पासवान आज सिर्फ और सिर्फ जांच की आंच के डर से जिस तरीके से मुख्यमंत्री बौखला गए हैं, जिस तरीके से मुख्यमंत्री के अंदर घबराहट पैदा हो गई है, उसी का परिणाम है कि चिराग पासवान के ऊपर निरंतरता में निजी हमले, निजी हमले, निजी हमले। एक बार भी मुख्यमंत्री के मन में इस बात की संवेदना आती है कि भैया मेरे पिता को गुजरे हुए अभी 1 महीना नहीं हुआ और आप किस तरीके से आप एक के बाद एक के बाद एक के बाद मुझ में आप हमले किए जा रहे हैं। मेरा वीडियो वायरल करके आप क्या जनता के बीच आप दिखाना चाह रहे हैं? और कौन नहीं जान रहा कि पूरा नैरेटिव आप सेट करके दिए हैं। आप सब पत्रकार, मीडिया साथी, अधिकांश जितने मीडिया हाउसेज हैं, आप लोग के यहाँ तो ईमेल्स भी आए हैं, नैरेटिव सेट है जनता दल यूनाइटेड की तरफ से कि इस वीडियो में हम लोग ये दिखाना चाह रहे हैं। भाई मैं तो मान रहा हूँ कि मैं डे 1 से मैं काम कर रहा हूँ और मैं तो उन दुर्भाग्यशालियों में से हूँ, ऐसे अभागों में से हूँ, भगवान ना करे कि बिहार की किसी भी बच्चे को एक ऐसे समय से गुजरना पड़े जहां मेरे पिताजी के निधन को भी 6 घंटे नहीं हुए थे। 6:05 पे पिताजी का निधन हुआ था और रात में 12:30 पौने 1 बजे मैं पहले चरण के प्रत्याशियों की मैं सूची बना रहा हूँ। मेरे पास विकल्प क्या था बताइए ना मुझे। 8 तारीख को पिताजी का निधन हुआ, 12 तारीख को पहले चरण के प्रत्याशियों के नामांकन की लास्ट डेट थी। तो अगर मैं पहले चरण के प्रत्याशियों की सूची नहीं जारी करता तो मैं क्या करता? हाँ, एक बात है, मेरे पास 2 ही विकल्प थे। या तो मैं एकदम निराश होकर, मूर्छित होकर मैं हाथ खड़े कर देता, गिव अप कर देता कि भैया आप मुझसे नहीं हो रहा, मैं काम नहीं कर सकता। वहीं चिराग ने यह भी कहा कि अब की बार नीतीश सरकार की हार होने वाली है और बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी और बीजेपी की सरकार आने वाली है। चिराग का कहना था कि रुझानों से यह आकलन करना मुश्किल नहीं है कि नीतीश सरकार इस बार सत्ता से बाहर होगी। कल दूसरे चरण का चुनाव प्रचार समाप्त हुआ और हम लोगों ने देखा कि जिस तरीके से पहले चरण में जहाँ पर भी मतदान हुए और जिस तरीके से रुझान हम लोगों के सामने आ रहे हैं और जिस तरीके से रुझान मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सामने आ रहे हैं, तो एक तरफ जहां आपको लोजपा के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री जी, उनके कार्यालय और व्यक्तिगत तौर पर उनके खुद के चेहरे पर जो एक निराशा का भाव आप लोगों को देखने को मिलेगा।
वो इस बात को स्पष्ट करता है कि अगली सरकार, जो हम लोग शुरू से कहते आए हैं, लोजपा भाजपा की सरकार बनेगी, वो बनना तय है। मौजूदा मुख्यमंत्री जी का प्रदर्शन, उनकी पार्टी का प्रदर्शन मुख्यमंत्री जी के हिसाब से अत्यंत निराशाजनक वाला होने वाला है और इसमें कोई संदेह नहीं है कि 10 तारीख के बाद मौजूदा मुख्यमंत्री कभी दोबारा इस प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। इसमें 1% का भी अब कोई डाउट नहीं है। दूसरे चरण के प्रचार में जहाँ जहाँ पर भी मैं गया और जिस तरीके से भी लोगों में उत्साह और बदलाव के लिए जो उनके मन में मैंने एक दृढ़ संकल्प देखा, जिससे भी आप पूछिए, आप लोगों के माध्यम से भी, आप लोग भी जब बाइट्स लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, जब आप लोग पूछते हैं कि भैया क्या है, क्यों आप इस बार मतदान करेंगे, तो हर कोई पलायन को रोकने के लिए, रोजगार बढ़ाने के लिए, बिहार को विकसित बनाने के लिए, बदलाव के लिए, तो ये सारी टारगेट होती हैं सिर्फ एक ही दिशा में कि मौजूदा मुख्यमंत्री पलायन को रोकने में नाकामयाब रहे। खैर, ये तो राजनीति है। भले ही कोई कितना भी अनुभवी हो और चाहे कोई कितना ही युवा हो, जनता का वोट जिसके हक में पड़ गया वो ही मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार होता है। लेकिन बिहार का नया मुख्यमंत्री कौन होगा, ये 10 नवंबर को नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा। पटना से अफसर अली, प्राइम न्यूज। तो बिहार चुनाव में दिग्गज मैदान में है और अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन जनता किसके साथ जाएगी और किसे नकारेगी, ये चुनाव के नतीजे 10 नवंबर को तय करेंगे। खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।